हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटिव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो मैं सीरीज चला रहा हूँ साइंस का, उसका यह 9वां वीडियो है। और अभी तक अगर आपने नहीं देखा पिछली वीडियो तो आप लोग उसको ज़रूर देख लें, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और आप लोगों का एग्ज़ाम में भी इसी से देखने को मिलेगी, खासकर साइंस का प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर जो पूछा जाएगा कि कौन सी ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा? तो लाउड स्पीकर। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम। ठीक है, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो सीसा। जब यूरेनियम का विखंडन होता है तो अंतिम जो तत्व प्राप्त होता है वो क्या होता है? सीसा या लेड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। आगे का प्रश्न है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का। समुद्र के अंदर जो है वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का। 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होते हैं? तो 10⁵ डायन, यानी 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होते हैं? तो 10⁻7 अर्घ। 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं? तो 10⁻7 अर्घ। 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। किलोमीटर में रहेगा तो 12 पावर रहेगा और मीटर में रहेगा तो 15 पावर रहेगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सोलर कुकर। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सोलर कुकर। आगे का जो प्रश्न है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? तो लिफ्ट का जो पिंड का जो भार होता है वो बढ़ जाता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो जो पिंड होता है यानी वस्तु होता है उसका भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। आगे का जो प्रश्न है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाता है? तो घट जाता है। जब ऊपर की ओर जाएगा तो बढ़ेगा और नीचे की ओर जाएगा तो घटेगा। जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पानी ऊपर चढ़ जाता है। केश नली को जब पानी में डुबाया जाता है तो पानी क्या हो जाता है? ऊपर चढ़ जाता है। जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। जब पानी में डुबाया जाएगा तो ऊपर चढ़ जाएगा पानी, और जब पारे में डुबाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? पारे का सतह जो होता है उभरा हुआ प्राप्त होता है। आगे का जो प्रश्न है, झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी एक की जगह 2 व्यक्ति भी आ जाते हैं तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे का जो प्रश्न है, यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल क्या हो जाता है? घट जाता है। जब एक की जगह 2 आ जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब लड़की जो था बैठे हुए रहती है और खड़ा हो जाती है तो आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? तो अपश्रव्य। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली को अपश्रव्य बोला जाता है, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को श्रव्य, यानी इसी को सुन सकते हैं। ठीक है, ना तो 20 से कम वाले को और ना तो 20,000 से अधिक वाले ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। 20,000 से ऊपर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो प्राश्रव्य। याद रखिएगा, 20 से कम वाले को अपश्रव्य और 20,000 से अधिक वाले को प्राश्रव्य, और दोनों के बीच की ध्वनि को बोला जाता है श्रव्य, यानी हम लोग सुन सकते हैं केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले ध्वनि को ही। तो ये तीनों प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे का जो प्रश्न है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरने लगती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? तो
उस स्थिति में जो है पिंड का भार शून्य हो जाता है। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो रोंटगन ने। एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो रोंटगन ने। परावैंगिक किरण की खोज किसने किया था? रिटर ने। परावैंगिक किरण की खोज किसने किया था? तो रिटर ने। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो परमस्तिष्क। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन होता है? तो परमस्तिष्क। किसकी कमी से घेंघा नामक बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से। घेंघा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से। वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है कहाँ? तो पिट्यूटरी द्वारा। ठीक है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। आगे का जो प्रश्न है, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जैसे कि जानते हैं। तो सबसे हल्का पूछा जाए तो कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन। होम्योपैथिक का जनक किसे कहा जाता है? तो हैनीमैन को। हमेशा पूछा जाता है होम्योपैथिक का जनक किसे कहा जाता है? तो हैनीमैन को। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसका जनक पूछेगा तो हैनीमैन, और दिवस पूछेगा तो 20 अप्रैल। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। हमेशा यह पूछा जाता है प्रश्न। श्वेत रक्त कण कहलाता है कौन सा? तो ल्यूकोसाइट को जो होता है श्वेत रक्त कण या WBC बोला जाता है। क्या? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी WBC का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का होता है। तो याद रखिएगा इसको। मैक संख्या संबंधित है किससे? तो वायुयान की गति से। मैक संख्या किससे संबंधित है? तो वायुयान की गति से। तो दोस्तों ये रहा आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो आप लोग इस वीडियो को भी 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, थैंक यू दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर